हाँ, HBr। तो अल्कोहलिक KOH से कराया तो हमें पता है अल्कोहलिक KH से कराते तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ना, पता है ना एलिमिनेशन होती है बीटा हाइड्रोजन। अल्फा बीटा हाइड्रोजन, बिल्कुल सही समझो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब है एक Br जाएगा और एक H जाएगा, हम्म। तो C4H8 आएगा। अब C4H8 जो है ना, ये एक जनरल फॉर्मूला किसका है, एल्कीन का। हाँ जी। बट अभी हमें ये नहीं पता कि एल्कीन में डबल बॉन्ड कहाँ पे सिचुएटेड हम्म। है ना, ये बात है। ठीक है, अगला हम्म। स्टेप देखते हैं। तो रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड बी, तो ये है हमारा कंपाउंड बी और ये था हमारा कंपाउंड ए। हम्म। कहाँ गया, हाँ। नाउ कंपाउंड बी इज रिएक्टेड टू HBr। अब इसी कंपाउंड को हमने फिर से रिएक्ट कराया किससे, HBr से। HBr। जब हमें इसे HBr से रिएक्ट कराया तो गिव कंपाउंड सी विच इज एन आइसोमर, मतलब ये जो दोनों हैं ये आपस के अंदर है आइसोमर। हम्म। इसका मतलब दोनों में पता क्या फर्क होगा, सिर्फ ब्रोमीन की पोजीशन का फर्क होगा, हम्म। है ना, वही ब्रोमीन की मेरे को पोजीशन। समझ नहीं आया था, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड तो सेम बन के आ रहा था, लेकिन फिर वो डिफरेंस कैसे पता चले। देख, आप जरा C4H9Br के स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। हम्म। एक बार Br यहाँ आ सकता है, मतलब एक तरीके से बोलते हैं तो वन ब्रोमो ब्यूटेन, हम्म। ये बन सकता है। हाँ एक और जी। बना के देखते हैं, एक, दो, तीन, चार, ये लिख सकते हैं। हम्म। ठीक है, ये आ गया टू ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, मतलब हाँ एक जी। इस फॉर्म में से दो स्ट्रक्चर आ सकते हैं हमारे, हम्म। लेकिन हमें कंफर्म नहीं है कि कौन सा है। क्लियर। हाँ जी। अब मुझे बताओ क्या कोई और तीसरा आइसोमर की पॉसिबिलिटी है। सर कार्बन की चेन को अरेंज कर सकते हैं इधर बताओ उधर। कैसे करोगे, कौन सा बन के आएगा। अ, सर आइसोब्यूटाइल। हाँ यही। सर ये वाला, आइसोब्यूटाइल हुआ ना इसका नाम। नहीं ये देखो, जिससे ये वाला कार्बन जुड़ा है, ठीक है, ये वाले कार्बन को हाँ। हम देखेंगे कौन से डिग्री का है ये। अच्छा। तो ठीक है, 1 डिग्री है। अगर तुम्हें वो वाला बनाना था तो वो ये ऐसा आएगा। अच्छा, ये आइसोब्यूटाइल। हाँ आइसोब्रोमोब्यूटाइल। हाँ, ठीक है, ये आ गया। चलो, ओके। ये सारे आइसोमर्स आ सकते हैं उसमें से। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन को फिर से यस। देखते हैं, लेकिन उसने एक वर्ड दिया जिसको तुमने मिस कर दिया, प्राइमरी। प्राइमरी। जब उसने वर्ड प्राइमरी दे दिया तो ये तो खत्म हो गया, हम्म। और ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया प्राइमरी वाले का। हम्म। तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री है यहाँ पे हम्म। कार्बन, प्राइमरी हाँ एल्काइल जी। हैलाइड। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा, हाँ। है ना, क्योंकि ये 2 डिग्री है हम्म। ये वाला कार्बन। हाँ जी। तो ये हाँ। वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया, तो अब ऑप्शन पे बचे कौन से, एक तो ये वाला हम्म। और एक ये वाला, क्योंकि यहाँ पर भी 1 डिग्री है और इसमें भी 1 डिग्री है। हम्म। समझ में आ रहा है कैसे हमने एलिमिनेट करे चार में से दो। हम्म। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये सेलेक्ट करना है कि ए का स्ट्रक्चर या तो ये होगा या ये होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सर इसका, सर मुझे थोड़ा समझ आया सर, इसका ए होगा, क्योंकि फिर इसमें आगे दिया है कि फिर हमने इसमें वर्ड्स रिएक्शन कराई तो C5 नहीं, C8H18 आया। तो इसका मतलब एक चेन आ रही होगी। हाँ। तुम ये कहने का मतलब है ना कि वो कराया तो हमारे को एक चेन आ रही होगी, तो इसलिए हमारा वो होगा। हम्म। बट जरा चेक करते हैं कि होगा नहीं होगा, क्योंकि उसने अभी भी जो वो दिया है ना, फॉर्मूला दिया है, वो कम पूरा टोटल फॉर्मूला दिया है, और वो दोनों से आ सकता है। हम्म। अगर तुम अच्छा। इससे भी रिएक्ट कराओगे तो भी C8 आएगा, इससे भी कराओगे तो भी C8 आएगा, हम्म। दोनों से आएगा। अभी आगे बढ़ते हैं तब भी ओके हम। सर। ठीक है, reacted हम्म। with HBr to give compound C which is an isomer of A. When A is reacted with sodium metal it gives compound D. चलो हम्म। आगे चलते हैं रिएक्शन में। अब यही जो हमारा A है, जब इसको रिएक्ट कराया सोडियम मेटल के साथ, Na के साथ, तो हमें पता है वुड्स रिएक्शन लग रही है ये, और वुड्स हम्म। रिएक्शन के हिसाब से 2NaBr माइनस हो जाएगा, हम्म। और हमारा आ जाएगा डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब C4H9 इंटू 2 C8H18, जो बिल्कुल ठीक है। अब उसने बोला है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड
अब ये जो C8H18 है ना, अब ये लाइन हम्म। इंपॉर्टेंट है, which is different from the compound when N-butyl bromide. N-butyl bromide का फॉर्मूला क्या होता है? सर फर्स्ट वाला। करेक्ट, which is different, तो मतलब ये वाला जो कार्बन है वो इस वाले का नहीं है, which is different from, अच्छा which is different when N-butyl bromide reacted with sodium. अच्छा, अब नहीं समझ में आया? देखो तुम पे यहाँ पर तो दो मतलब ऑप्शन आ गए। सेकंड वाला कंपाउंड होगा। हाँ, ये सही आंसर है, ये रहा, दिस वन। ओके, यस सर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना दो क्लू थे, एक तो प्राइमरी हम्म अल्काहाइड वाला क्लू जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चे उसे मिस हम्म। करते हैं क्योंकि फिर अच्छा। वो चार ऑप्शन में फंस जाते हैं, ये वाला, हम्म। ये वाला, ये वाला और ये वाला। हाँ जी। क्योंकि कोई भी इस चीज पे ध्यान नहीं देता कि पहला जो शब्द है क्वेश्चन का, प्राइमरी, यही सबसे बड़ा हिंट है। यस सर। उसके बाद जैसे तुम अभी फंसे थे कि तुमने बोल दिया था नहीं सर मेरे को तो लग रहा है पहला वाला आंसर होगा, 4 कार्बन वाला, तुमने भी यही बोला था मुझे अभी, हाँ जी। ठीक है? तो दूसरा यहां फंस जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये वाला आंसर आएगा, विच इज रॉन्ग, कि सर ये देखो ये 4 कार्बन आ रहे हैं, इसका डबल कर दूंगा, C8H18 आ रहा है, लेकिन उसने साफ साफ मेंशन किया है कि नहीं, जो कंपाउंड आ रहा है वो इस वाले का नहीं है, डिफरेंट है। तो दूसरा ऑप्शन बचता कौन सा है हमारे पास? ये वाला। हम्म। समझ में आ गया? हो जाएगा क्वेश्चन ये। यस सर। अब इसको स्टेटमेंट के साथ करना होगा, ऐसे गुचड़ गुचड़ नहीं करना पड़ेगा पेपर में अगर नंबर चाहिए तो। ओके सर। तो स्टेटमेंट के साथ पता है कैसे होता है? हम इसमें पहले लिखेंगे कि क्या गिवन है, फिर हाँ, स्टेप बाय स्टेप क्यों चलोगे हमने फिर। चूज करा। हाँ जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको वैसे ही सॉल्व करना 3 मार्क्स के हिसाब से। ओके सर। ठीक है, अगला। सर एक सेकेंड। हाँ ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सर 10.18। 10.18 पढ़ूं, कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा चलो 10.18 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, हाँ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑर्थो मेटा आइसोमर के साथ, डिस्कस करो। अच्छा अब ये तुम्हें बता देता हूँ, ये सीबीएसई का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सीबीएसई पेपर में आया हुआ है, समझाता हूँ। सबसे पहला पार्ट तो ये कि तुम्हें ये समझना है कि तीनों के स्ट्रक्चर बनाने आते हैं, पैरा मेटा और ऑर्थो के। हाँ जी। ठीक है, तो अगर तुम स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो नोटिस क्या करोगे, डाइक्लोरो का मतलब है Cl ऊपर भी है Cl नीचे भी है, ठीक है? फिर एक स्ट्रक्चर तुम्हारा कौन सा आएगा, एक आएगा ये वाला और एक आएगा ये वाला, ठीक है? और तीसरा स्ट्रक्चर तुम्हारा आएगा ये वाला और ये वाला, ठीक है? ये पोजीशन सर पैरा, इसमें कुछ रिपल्जन से होगा। इसमें होगी लेटिस स्ट्रक्चर सिमिट्री। हाँ मतलब वही जितना सीएल पास पास उतना वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अच्छा। कुछ नहीं है। ना ना ना, बताता ओके ओके। हूँ। देखो टारगेट क्या है, टारगेट कह रहा हूँ सॉरी, रीजनिंग क्या है। तुमने छोटी क्लासेस के, छोटी क्लासेस नहीं अभी भी होता है, तुमने लेगोस देखे, लेगोस या पजल्स के लिए पहले हाँ पजल्स आती थी, हम लोग खेलते थे ना हाँ जी जिक्सॉ सर। वाली, जिसमें कुछ हम्म ऐसा होता था, एक ऐसा होता था। एक मिनट अरियन होल्ड करना। यस। हेलो हेलो, यस हेलो, बोलिए मैम। हेलो हेलो, बोलिए। काट दिया, चलो ले जाओ। हाँ, तो जब हम छोटी क्लासेस में ये वाला पजल वाला गेम खेलते थे तो तुमने नोटिस करा कि देखो एक तो हमारा ऐसा पजल होता था और इसके रिस्पॉन्स में एक ऐसा वाला होता था, हाँ जी। है ना? और ये वाला पजल जो है ना, ये इसमें एक तरीके से स्टक कर जाता था, जुड़ जाता था, ठीक है? यस सर। तो ये सिमेट्री है, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है वो एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है इस वाले ग्रुप को, ठीक है? तो अगर हम सिमेट्री की बात करें तो
अगर तुम देखोगे कि तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस में पैरा वाला जो आइसोमर होता है, खाली डाइक्लोरो की बात नहीं कर रहा, कल को पेपर में तुम्हें ये भी आ सकता है, यहाँ पे यस OH सर। OH भी लगा सकता है, यहाँ पे COOH भी आ सकता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ सकता है। सब में सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो पैरा वाला आइसोमर होता है वो ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, वो लैटिस में अच्छे से फिट हो जाता है। यस सर। ठीक है, कैसे फिट होता है मैं तुम्हें फिट होने का डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि कैसे, जो तुम पेपर में बना सकते हो। देखो, एक है मॉलिक्यूल ये रहा, Cl यहाँ पे, Cl यहाँ पे, दूसरा मॉलिक्यूल आता है ऐसे करके, Cl यहाँ पे और Cl यहाँ पे। ठीक है, तीसरा वाला जो आता है वो आता है यहाँ पे, Cl यहाँ पे, Cl यहाँ पे। तो एक ये सिमेट्रिकली ना अलाइन होते चले जाते हैं, और जब सिमेट्रिकली अलाइन होते चले जाते हैं तो जैसे जब हम पजल खेलते हैं पूरी पूरी पजल सॉल्व कर लेते हैं, तो तुम नोटिस करते होंगे जैसे ही वो सारे के सारे पजल्स आपस में एक दूसरे के ग्रूव्स में चले जाते हैं तो उनमें एक स्ट्रेंथ आ जाती है। तुम नोटिस करते होंगे वो इतनी इजीली फिर टूटते नहीं है, तुम पूरी की पूरी इमेज भी उठा लोगे ना तो वो जुड़े रहते हैं। हाँ जी। है ना, बस वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है पैरा आइसोमर्स, दे आर सिमेट्रिकल इन नेचर, and because they are symmetrical in nature they get into lattice quite easily. ठीक है, and provide strong crystal lattice and strong interaction within the molecules and hence their melting and boiling point is high. क्योंकि अब तुम्हें थोड़ी सी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ये ग्रूव तोड़ने के लिए, ये इंटरेक्शन तोड़ने के लिए, ये इसकी रीजनिंग है। ओके, ठीक है, क्लियर वो? यस सर। और पूछो। कौन सा है? सर इसका इन टेक्स्ट में से है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पूछो। सर इन टेक्स्ट का 10.6 previous previous 10.6 previous 10.6 इसके पीछे वाला है 10.6। कहाँ गए? इंडेक्स वर्जन दिख नहीं रहा मेरे तो, कौन से पेज पे? इसके पीछे सर देख रहा हूँ मैं सर 10.6। अरेंज द फॉलोइंग है। नहीं नहीं, हाँ यही है, ठीक है। ओके, पढ़ते हैं इसको, क्या है ये। अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स, इरेज कर लेते हैं पूरा। Arrange the following set of compounds in order of increasing boiling point. ठीक है, in order of increasing boiling point। तो पहले कंपाउंड देख लेते हैं। तो पहला कंपाउंड जो है मेरा वो है ब्रोमोमीथेन, मतलब CH3Br। दूसरा जो है वो है ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHBr3, जैसे क्लोरोफॉर्म का होता है। हाँ, क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3। उसके बाद आता है क्लोरोमीथेन, मतलब CH3Cl, और लास्ट में आता है डाइब्रोमोमीथेन। डाइब्रोमोमीथेन मतलब CH2Br2। अगर तुम नोटिस करोगे हर किसी में एक सिंगल कार्बन है। ठीक है, हर किसी में एक सिंगल कार्बन है, और बहुत आसान है क्वेश्चन तो दोस्त, इसको तुम डायरेक्टली लिंक कर सकते हो मॉलिक्यूलर वेट से। जिसका जितना छोटा मॉलिक्यूलर वेट उसको उतनी ही जल्दी बॉयल किया जा सकता है। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट इसका, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा इसका, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा इसका, और सबसे ज्यादा इसका। मतलब अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालूं तो सबसे पहले CH3Cl, उससे बड़ा CH3Br, उससे बड़ा CH2Br2, और लास्ट में CHBr3। यस सर। ये है इसका आंसर मॉलिक्यूलर वेट पे। सेकंड पार्ट है, ओके, 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड 1 क्लोरोब्यूटेन। इसका भी इजी है, इसमें तुमने क्या सोचा?
1 क्लोरोप्रोपेन, 1 अ, 2 3 Cl, 1 2 3। सर एक बार रीजन फिर से बता देंगे ऊपर वाले का? अच्छा, इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट, हम्म, with अच्छा, increasing molecular weight, the boiling and a melting point of a compound increases if it contains the same number of carbon. यस सर। If it contains the same number of carbon, देखो सब में एक एक कार्बन है, सब में एक एक कार्बन है, सिर्फ नंबर ऑफ क्लोरीन बदल रहे हैं, तो और ब्रोमीन बदल रहे हैं, तो नंबर क्लोरीन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट सबसे कम होता है, फ्लोरीन के बाद बड़ा होता है लेकिन ब्रोमीन से कम हम्म, होता है। तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, पहले वाले का, इस वाले का। यस सर। उसके बाद इससे थोड़ा सा ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा इसका, क्योंकि क्लोरीन की जगह किसको रिप्लेस कर दिया, Br ने। हम्म, फिर इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा क्योंकि इसमें दो Br2 आ गए, और इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा हुआ क्योंकि इसमें 3 Br है। हम्म, नहीं समझ में आया? यस सर आ रहा है। आ रहा है? हाँ जी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, तो अगला था हमारा ये आइसोप्रोपाइल। हाँ, आइसोप्रोपाइल वाला, तो उसमें Cl ये आ गया। और लास्ट वाला था 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4। अरे तो बहुत आसान है। अब देखो, फिर से मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट लगाओ। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट लगेंगे। देखो, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट तो 4 कार्बन का ये हो गया, हम्म, ठीक है? तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो इसका होगा, हाईएस्ट इस फिर से पूरे में। दूसरे में एरिया वाला लगेगा। हाँ करेक्ट, क्योंकि इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है। लेकिन अब हम्म, सरफेस एरिया का आ जाएगा। सरफेस एरिया का, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम, तो सबसे कम इसका, हम्म, उससे थोड़ा बड़ा इसका, और सबसे ज्यादा इसका। यस सर। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट एक साथ लगने थे। तुम्हें क्या इसमें डिफिकल्टी हुई? तो आसान सा, तो तुमने खुद ही आंसर बताया इसके। तो थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। आप समझ में आ गया हाँ जी। कि पहले तो तुमने ये देख लिया कि इसमें 4 कार्बन है, बाकी दोनों में 3 3 कार्बन है, तो सबसे ज्यादा तो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से इसका हो गया मेल्टिंग बॉइलिंग हम्म, पॉइंट। उसके बाद इन दोनों में तुम जब बाद में कॉपी में सॉल्व करोगे तो सिंपल लिख देना, इसमें सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट बच जाएगा। हायर द सरफेस एरिया, लोअर इज द मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। यस सर। और बताओ अगला डाउट। यस सर, एक मिनट। यस सर, हो गए। यही थे, आगे हाँ चले। जी। हम्म, ठीक है, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? सर हमने आपको शायद से वो शुरू कराना था, आप क्या कहते हैं, कोई क्वेश्चन थे शायद। अच्छा, मैंने वो कराई थी उसकी रिएक्शंस, बेंजीन की, एराइल एरीन्स की पूरी हो गई थी, नाइट्रेशन ये सारी, फिडेलक्राफ्ट। नहीं नहीं सर, ये नहीं हुआ। हाँ, मैं वही कह रहा था ना, भी तुम्हारा ये वाला बच्चा है, हम्म, एंड वाला ये हो गई थी। ये वाला एरिया हाँ सेक्शन हो जी। गया था पूरा। और ये वाला NaOH वाली रिएक्शन मैंने करा दी थी। और यहाँ से स्टार्ट करने थे हमें हाँ। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। हम्म, चलो इलेक्ट्रोफिलिक पे आते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ लिया था कि बेंजीन के कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तो जाते नहीं है, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। और हमने रीजन भी हाँ पढ़ जी। लिए थे कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन वो क्यों नहीं जाते, है ना? हम्म, चार, याद है, 4 रीजन पढ़े थे। हाइब्रिडाइजेशन वाला रीजन यस पढ़ाया सर। था, फिनाइल कैटायन जो होता है वो अनस्टेबल होता है वो रीजन पढ़ाया था, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर वाला रीजन पढ़ाया था एक, और एक पढ़ाया था क्योंकि एस करेक्टर बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। वो हम्म, 4 रीजन पढ़ाए थे। तो इसका मतलब जो अरीन्स के कंपाउंड होते हैं, मतलब बेंजीन वाले कंपाउंड होते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इतना इजीली नहीं जाते, हम्म, नॉट इजीली। तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जाते हैं। जब वो हम्म, न्यूक्लियोफिलिक नहीं जाते तो उसका मतलब कौन सी रिएक्शन जाते हैं? वो इलेक्ट्रोफिलिक जाते हैं, ठीक है। हम्म, तो अरीन्स की अब हम कुछ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, जो हर चैप्टर में सेम है, बहुत हम्म, माइनर डिफरेंस है। 5 रिएक्शन तुम हर चैप्टर में पढ़ोगे, कौन कौन सी? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फेशन, सल्फोनेशन, हम्म, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, फिडेलक्राफ्ट। हम्म, ये 5 रिएक्शन तुम्हारी हर चैप्टर में आएगी, मतलब आने वाले, बस थोड़ा सा चेंज है, ठीक है? तो एक ही बार में अच्छे से समझ लो, वैसे बाकी हर जगह पे रिपीट होगी। हम्म, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं हेलोजिनेशन। ये रिएक्शन तुमने 11th में भी पढ़ी है। हेलोजिनेशन आसान सी होती है, जिसमें हम करते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन रिएक्शन काफी इजी है, तुम्हें
सिर्फ याद रखना है कि क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं बेंजीन, और बेंजीन जो होता है वो थोड़ा स्टेबल होता है, तो रिएक्शन के लिए हम लोग कैटलिस्ट का यूज करेंगे, और कैटलिस्ट इसमें यूज होगा FeCl3। यस सर। ठीक है, रिएक्शन बहुत आसान है। तुमने एक बेंजीन लिया, उस बेंजीन को Cl2 से रिएक्ट कराया, आंसर आ गया क्लोरोबेंजीन। कैटलिस्ट यूज किया FeCl3। ठीक है, अब अगर तुम चाहते हो कि इसको एक और बार यूज कराएं तो कुछ नहीं करना, इसके अंदर फिर से Cl2 डाल देना और FeCl3। तुम्हें बताया था मैंने कि हैलोजन जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो यस इसका सर। मतलब जो अगला Cl आएगा वो पैरा पे आएगा। हम्म। तो तुम्हारा कंपाउंड आएगा एक ऊपर Cl एक नीचे Cl। हम्म। ठीक है, ये रहा। अगर तुमने फिर से एक और बार यूज कर लिया FeCl3 तो बताओ क्या आएगा, कहां पर आएगा Cl? सर ऑर्थो पैरा। सर ऑर्थो के बाद सर नहीं, पैरा के बाद सर ऑर्थो। बिल्कुल सही। इसके बाद फिर करा, फिर कहाँ आएगा? और फिर दूसरे ऑर्थो। उसके बाद? फिर मेटा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मेरे को ये पूछना था बस। हाँ, उसके बाद फिर कौन सी पोजीशन बच जाती है? मेटा वाली। हम्म। ठीक है, चलो हेलोजिनेशन तुम्हें आ गई। हेलोजिनेशन के बाद अगली जो रिएक्शन आती है वो आती है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के लिए नाइट्रेटिंग एजेंट याद कर लो। जब भी नाइट्रेशन, पहली बात तो नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है देखो। नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। ठीक है, NO2 ग्रुप। हम्म। ठीक है, इसको यूज लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंपाउंड HNO3। लेकिन HNO3 जो होता है एक वीक एसिड होता है, ये तो पता है तुम्हें। यस सर। ये एक वीक एसिड होता है। तो रिएक्शन जो होती है वो बहुत स्लो होती है और कंप्लीट नहीं होती है। तो इस रिएक्शन की हम्म। को तेज करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं H2SO4 हम्म। कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो नाइट्रेटिंग एजेंट जो है वो है हमारा HNO3 प्लस H2SO4। हम्म। ये है हमारा नाइट्रेटिंग एजेंट। तो नाइट्रेशन के लिए हम यूज क्या करते हैं? बेंजीन, उसमें डालेंगे HNO3 और H2SO4, और आ जाएगा हमारा बेंजीन पे NO2। यस सर। ठीक है, अगर इस पे क्लोरो भी लगा हुआ हो, मतलब यहाँ पे क्लोरो बेंजीन है तुम्हारा, और इसको भी तुमने सेम इन्हीं से रिएक्ट कराया, तो HNO3 और H2SO4। तो याद रखना, क्लोरीन जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो वो NO2 ग्रुप को कहां पे लगाएगा? पैरा पे। हम्म। तो यहां पर आ जाएगा NO2, और यहां पर आ जाएगा क्लोरीन। समझ में आ गया? यस सर। इजी, कोई दिक्कत? हम्म। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद जो अगला आता है वो है सल्फोनेशन। अगली रिएक्शन है सल्फोनेशन। अगेन इजी रिएक्शन है सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक ग्रुप। ठीक है, SO3H, यस सर। और कुछ केसेस में या फिर SO3, इन दोनों में से कुछ भी। ठीक है, SO3H या SO3, ये रहा। हम्म। ठीक है, अब ये बहुत आसान है, इसके लिए तुम यूज करोगे ओलियम। कंपाउंड है यस सर। H2S2O7। अब ओलियम होता क्या है? ओलियम एक्चुअली में वो ओर है जिसमें से हम लोग H2SO4 एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम्म। ठीक है, क्लियर? इसमें यस से सर। हम H2SO4 एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर तुमने ले लिया क्लोरोबेंजीन मान लो, और तुमने हम्म। इसको रिएक्ट करा दिया H2S2O7 के साथ, यस सर। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? Cl तो यहीं रहेगा और पैरा पोजीशन पे SO3H आ जाएगा। हम्म। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यस सर। गुड। हम्म। देखें अगली कौन सी। हाँ, अब अगली रिएक्शन है तुम्हारी फिडेल क्राफ्ट। नेक्स्ट, यस सर। फिडेल क्राफ्ट। ठीक है, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन थोड़ी सी समझना, आगे बहुत काम आएगी। ये इतनी इजी नहीं थी जितनी अभी पढ़ी है दो। ठीक है, समझना है इसको। तो फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन जो है, हम्म। ये एक्चुअली में दो रिएक्शंस हैं। एक है एल्काइलेशन और एक है एसाइलेशन। यस सर।
एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है? अब एशन का मतलब तो पता ही है तेरे को, एडिशन। ठीक है, तो सिमिलरली इस वाले एशन का मतलब भी एडिशन है। वहीं पे एल्काइल सर का मतलब क्या है? एल्काइल ग्रुप। यस एल्काइल सर ग्रुप पता है ना क्या होता है? जैसे CH3, मतलब एल्केन में एक H कम एल्काइल होता है, ये है। तो फॉर्मूला ये होता है, एल्काइल इज इक्वल टू एल्केन माइनस H। एग्जाम्पल, अगर कल को मैं पूछूं प्रोपाइल, प्रोपाइल का फॉर्मूला क्या होगा? तो प्रोपाइल का होगा प्रोपेन माइनस H। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? यस सर C3H10 8। यस सर तो C3H7 ये है प्रोपाइल। क्लियर? और वहीं पे एसाइल क्या होता है? एसाइल होता है एल्काइल प्लस CO। ठीक है, तो अगर कल को मैं मिथाइल एसाइल पूछूं, तो मिथाइल एसाइल का फॉर्मूला क्या होगा? पहले तो मिथाइल ग्रुप, फिर एसाइल का CO और एक वैलेंसी। अगर मैं कल पूछूं इथाइल एसाइल, तो इथाइल एसाइल क्या होगा? C2H5 कुछ समझ में आ रहा है यस सर कि एसाइल ग्रुप क्या होता है और एल्काइल ग्रुप क्या होता है? आगे चले? यस सर ठीक है, तो अब एल्काइलेशन रिएक्शन परफॉर्म करके देखते हैं कि होती कैसी है। बहुत आसान होती है। तूने ले ली बेंजीन, ठीक है, तू तेरे को जो भी एल्काइल लगाना है उसका हैलोजनेटेड फॉर्म लेना है। ठीक है, एग्जांपल, अगर मुझे मिथाइल ग्रुप लगाना है तो मैं यहां पे लूंगा CH3Cl। कैटलिस्ट यहां पर लूंगा मैं AlCl3। यहां पर होता है एक H बेंजीन का, ये जो बेंजीन का H है ये रिएक्ट करेगा इस Cl के साथ, माइनस होगा HCl और आंसर आएगा CH3। इसको बोलते हैं एल्काइलेशन। देखा, एल्काइल ग्रुप का एडिशन हो गया। ठीक है, अगर अब मैं तेरे से बोलूं कि मुझे इसके अंदर प्रोपाइल ग्रुप ऐड करके दिखा, तो बता कौन सा रिएजेंट डालूंगा? सर सर एल्काइलेशन के लिए सर CH3Cl हाँ वो तो ठीक है, बट CH3Cl से मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा है, CH3 ग्रुप ऐड हो रहा है। मैंने बोला कि मुझे प्रोपाइल ग्रुप ऐड कराना है। तो सर C2H5 वो इथाइल हो गया, प्रोपाइल प्रोपाइल अच्छा प्रोपाइल तो C3H6 नहीं H9 सॉरी हाँ, और उसका उसके साथ Cl, वैलेंसी भी तो पूरी करनी है ना। मैंने बोला था हेलोजनेटेड फॉर्म लेनी है, कैटलिस्ट यस सर AlCl3। ठीक है, क्लियर? अब ये क्लोरीन जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो मतलब यस जो सर ये वाला H होगा वो रिएक्ट करेगा इस वाले Cl के साथ। जब वो इस वाले Cl के साथ रिएक्ट करेगा तो आंसर आएगा, क्लोरीन तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, क्लोरीन को कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लिखा आएगा C3H9। समझ में आया? यस सर ये है एल्काइलेशन पूरी की पूरी। जल्दी से ये 4 रिएक्शन रीड कर, फिर आगे मैं एसाइलेशन पे आता हूं, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे देख ले एक बार।
यस सर, कर लिया री। कर लिया, इजी थी, कोई दिक्कत? हाँ, नो सर। ठीक है, अगली रिएक्शन जो हमारी आती है वो आती है एसाइलेशन। सेम वही रिएक्शन है जो एल्काइलेशन के साथ है, बस जहां पे एल्काइल ग्रुप था वहां पे मैं कौन सा ग्रुप डाल दूंगा? एसाइल ग्रुप। कैसे? देखो ये बेंजीन था, यहां पे अब मैं डालूंगा एसाइल ग्रुप जो कि मेरा है CH3CO, और ये है Cl इसके साथ। ये जो एक H है ये अटैच होगा Cl के साथ, और AlCl3 मेरा रहेगा एज अ कैटलिस्ट। आंसर बन के आएगा, जब यहां से Cl चला गया, यहां से H चला गया, तो यहां पर एक वैलेंसी क्रिएट हुई और यहां पर एक वैलेंसी क्रिएट हुई, तो CO CH3। क्लियर? समझ में आया? यस सर। हाँ अगर जी। मैं कल को बोलूंगा कि यहाँ पे इथाइल इसाइल को ऐड करो, तो इथाइल इसाइल ऐड करना बड़ा आसान है। समझ लेते हैं, हमने कोई क्लोरो डेरिवेटिव लिया Cl, तो इथाइल इसाइल का फॉर्मूला होगा C2H5CO Cl, AlCl3, और जो नीचे वाला H है वो H जो है वो इस वाले Cl के साथ जाएगा, और ऊपर Cl रहेगा, और यहाँ पर आएगा CO C2H5। गलती से भी ये मत कर दियो, और यार पेपर के अंदर क्या करते हैं बच्चे, बहुत गलती, वो इस प्रोडक्ट को ये बना देते हैं। फर्क लग रहा है दोनों में, दिख रहा है कुछ? सर, सर कि जो वहां पे जो चेन का कार्बन है वो कौन सी चीज के कार्बन से लिंक्ड है? इसमें नीचे, हाँ अब इस स्ट्रक्चर से तेरे को कहां से लिंक लग रहा है? सर, C2H5 वाले कार्बन से। यही तो है, ये गलत है। अच्छा, लिंकिंग कहां से आएगी? Cl कहां से गया है? CO से। CO से गया है ना, ओके। तो लिंक भी हाँ, कहां से आएगा? CO से। ओके सर। कर, तो जल्दबाजी में बच्चे ये कंपाउंड बना के आते हैं, ये गलत है। ठीक है, चल ये भी हो गया। पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। अगली रिएक्शन मैं, हमने जब वुड्स की थी मैंने तो को तब बताई थी, अगर याद कर, बट ये नेम रिएक्शन है तो एक बार बता देता हूँ। पहली नेम रिएक्शन, इसका नाम है वुड्स फिटिग। वुड्स फिटिग, ये वुड्स की डेरिवेटिव्स हैं, और दूसरी है उसका नाम है फिटिग रिएक्शन। हमें यस पता है कि हमने वुड्स पढ़ी थी ना, वुड्स ने अपनी रिएक्शन का स्कोप है ना सिर्फ एलिफेटिक चेन तक रखा था। ठीक है, उसने बस ये बोला था कि अगर हम सोडियम का यूज करें तो एलिफेटिक चेन के अंदर डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का एक प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिटिक जो एक साइंटिस्ट था उसने कहा कि नहीं, हम लोग बेंजीन कंपाउंड भी यूज कर सकते हैं, हम लोग साइक्लो कंपाउंड भी यूज कर सकते हैं, और वुड्स रिएक्शन काम करेगी। एग्जाम्पल, तो रिएक्शन बिल्कुल सेम है, बस फर्क क्या है कि फिटिक ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? साइक्लो कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। वो कहता था वुड्स की आप ये लोगे ट्वाइस द नंबर Cl, उसके बीच में Na डालोगे दो, और ड्राई ईथर डालोगे तो आंसर ये आएगा। यस सर। फिटिक ने बोला कि देखो हम ये भी डाल सकते हैं, Na, तो इसके भी डबल द नंबर ऑफ कार्बन आ जाएंगे। और उसने फिर बाद में बोला कि हम इन दोनों का मिक्सचर भी डाल सकते हैं। यस सर। दो Na लिए तो ये NaCl, तो नीचे वाली रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स फिटिक,
और ऊपर वाली को बोलते हैं सिंपल फिटिंग। हम्म, समझ में आया? वुड्स फिटिंग और फिटिंग क्या थी? सेम। यस सर। तो वुड्स वुड्स फिटिंग और फिटिंग सेम रिएक्शन है, कोई अलग नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है। बस ये बेवकूफ बनाया था बस इसने, और कुछ नहीं। हम्म, ठीक है, ये वाली रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा, यस सर। ये वर्ड सुना, ये क्या लिखा है? नहीं सर। डाइफिनाइल नहीं सुना? सर डाइफिनाइल, सर स्ट्रक्चर याद नहीं। बताता हूँ। अच्छा, ये दूसरा वाला वर्ड सर सुना? डाइफिनाइल तो हुआ कि एक चेन पे दो वो लग रहे हैं जो भी ग्रुप होता है, और बाइफिनाइल जिसमें दो चेन होता है और एक ग्रुप होता है। एग्जाम्पल ले सकता है? सर फिनाइल ग्रुप कौन सा होता है? OH ना? देख बताता हूँ। नहीं, ओके सर। तू फिर गलती कर रहा है। फिनॉल क्या होता है? वो होता है OH। ओके ओके। हाँ, देख, इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। बिल्कुल ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल। बिल्कुल ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? टोलुइन। इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटाइल। ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये चेन, ये एक वैलेंसी है इसका मतलब। हम्म। ओके सर, ब्यूटाइल। ब्यूटाइल है। हाँ जी। बट ब्यूटाइल कैसे हुआ? ये एक बेंजीन रहेंगे और एक सिंगल कार्बन है, तो वो चार कार्बन कहाँ दिख रहे हैं? सर बेंजाइल, सर सॉरी बेंजाइल। हाँ, मैं कहूँ ये एक नया ही से नाम निकाल के ले आया। अच्छा ठीक है, अब जरा मुझे ये फर्क बताइए। ये बेंजीन होता है ना, लेकिन बेंजीन में तो को पता है यहाँ पे 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन बनाते हैं। हाँ, अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन कम कर दूं, तो बेंजाइल तो नहीं। फिर बगल वाला बेन क्या है फिर, अगर ये बेंजाइल है तो? यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। हम्म, ये है सर बेंजीन। पता नहीं। हाँ बता रहा हूँ, और ये है फिनाइल। अच्छा। आप समझ में आया? यस सर। वैसे कंफ्यूजिंग है ना, जैसे ये फिनॉल होना चाहिए था, हम्म। ये फिनाइल होना चाहिए था, ये बेंजीन होना चाहिए था, ये बेंजाइल होना चाहिए था। हम्म। ठीक है, बट ठीक है, हो गया। अब मैंने तेरे को कंपाउंड क्या दिया? डाइफिनाइल, तो अब क्या स्ट्रक्चर होगा उसका? दो फिनाइल। हाँ, तो एक फिनाइल तो ऐसा बनता है। हाँ। तो इसका मतलब फिनाइल में होता क्या है? एक रिंग और 5 हाइड्रोजन। एक, हम्म। दो, तीन, चार, पांच, और जो खाली जगह है वहां से दूसरा फिनाइल जुड़ा होता है। हम्म। अच्छा ओके। अब समझ में आया? तो हम्म। डाइफिनाइल को कुछ बुक्स के अंदर बाइफिनाइल लिखा होगा, दोनों सेम है। ओके सर। बस यही बताना था। बस, ठीक है। अब हम्म। अगर ये है तो फिर ये क्या है, ये आखिरी चीज? सर डायबेंजीन। नहीं, बिल्कुल नहीं। डाइब्यूटाइल। नहीं वो भी ब्यूटाइल पे नहीं है। 4 कार्बन होते हैं, वो अच्छा कहाँ से? सॉरी, बेंजाइल भी नहीं है ये तो। हम्म, सर नो आइडिया। नेप्थलीन। अच्छा। 11th क्लास की बुक में दिया हुआ है। हाँ जी सर, याद आ गया। सर हाँ, तीन वाले को क्या बोलते हैं?
एंथ्रासीन, वही पूछने वाला था मैं, अगर तुमने मुझसे एंथ्रासीन। पूछ लिया ऐसा। एंथ्रासीन सर, ए हाँ याद था मुझे 3 का, एंथ्रा आगे का याद नहीं था। तो सर ए लिखने का आधा नंबर तो मिल ही जाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहुत चीजें हो सकती हैं। वैसे ही आयोपेक नेम नहीं है नेप्थलीन और एंथ्रासीन। आयोपेक नेम जो इसका होता है नेप्थलीन का, पता नहीं तुम्हारे को उसमें कराया नहीं कराया, बाई साइक्लो 440 डेका 13579 पेंटाइन, हम्म। ये होता है यस सर। नेप्थलीन का। तो कराइए बाई साइक्लो की नेमिंग। सर नहीं। ठीक है, मत पढ़ो, बस ये याद रखना नेप्थलीन और एंथ्रासीन। ठीक है, 11th क्लास के अंदर दे रखा है। यस क्लियर, सर। समझ में आ गया बाइफिनाइल क्या होता है? पेपर में कन्वर्जन आएगा इसलिए बता रहा हूँ, ओके सर। बेंजीन टू बाइफिनाइल। हम्म। चलो 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 चलो। 10.7 10.8 हो गया था, 10.9 इंटेक्स में, या ये मैंने यहाँ तक 10.6 तक दिया था। सर आपने 10.9 तक दिया था। हाँ, तो मतलब 7 8 9 हो गए थे। हाँ जी। गुड। इसके बाद क्या आता है? खत्म, चैप्टर ओवर। ओ। ठीक है, अब कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे उसके रह गए थे? एक, अब तुम 10.3 करोगे होमवर्क में। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद 10.4 करा दिया। 10.4 तुमने कर लिया। हम्म। ठीक है, 10.5 कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। 4 भी हो गया, 5 भी हो गया। 10.6 नहीं करना। 10.7 सर हो गया। हो गया। 10.8, हो गया। 9, हो गया। 10। सर शायद से अब से 14 और अगले पेज पे 19 बचा है। ठीक है, 14 और 19, तो अब तुम 14 होमवर्क में करोगे क्योंकि तुम 14 अब कर सकते हो। ठीक है, बस हम्म। एक बार तुम्हें मैं ओरली बता देता हूँ, तुम ओरली देखो। सर मैकेनिज्म और 10.15। 10.15 हटा दो, ये कोर्स में नहीं है। हाँ मैकेनिज्म सिर्फ तुम्हारे कोर्स में पीछे वाली 3 है, अल्कोहल में भी ओके। आएंगी जो हम पढ़ेंगे। हम्म। ठीक है, तो 10.14 देखो, बहुत आसान है। NaI कौन सी वाली रिएक्शन है, हम लोगों ने पढ़ी है हेलोजन एक्सचेंज में। हम्म। ठीक है, एल्कोहलिक KOH, ये भी रिएक्शन तुमने करी है, देखो सर इथेनॉल और इसमें ऐसे KOH एल्को, अच्छा इथेनॉल दिया हुआ लिखा है, है ना, ओके। एल्कोहलिक KOH। हाँ। ठीक है, NaOH पढ़ी है तुमने, OH रिप्लेस कर देगा Br को। हाइड्रोलिसिस। बिल्कुल। KCN पढ़ी है, Br को रिप्लेस कर हम्म। देगा। ठीक है, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Na एक दूसरे के साथ निकल जाएंगे और ये दोनों कंपाउंड जुड़ जाएंगे, C6H5O और C2H5। हम्म। SOCl2 की रिएक्शन तुमने करी है, ये हाँ एंटी जी। मार्कोनिक ऑफ है पेरोक्साइड, नीचे मार्कोनिक ऑफ है। हाँ। हो जाएगा यस 14th सर। क्वेश्चन। हाँ जी। गुड। 16th हो गया, अच्छा तुमने 19th बोला था। अब 19th क्वेश्चन के जितने पार्ट तुम खुद कर सकते हो, हम्म। ठीक है, उतने तुम करना। वैसे मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम ऑड नंबर के करना। और ओके सर। ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 9 वाले। ठीक है, इवन के मैं करा दूंगा, या तुम्हारी मर्जी हो इवन के कर लेना, ऑड के मैं करा दूंगा, एक कोई भी कर लेना। यस सर। ठीक है, क्लियर। हम्म। और इसी के यस साथ सर। हमारा हेलोल्केन हेलोरीन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में इसके हम्म। बस ये कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे, और कोई तुम्हारा अगर डाउट निकल गया था, पूरा चैप्टर आगे पीछे से छान लेना। ठीक है, हाँ जी। अगर कोई डाउट हो तो ओके डाउट सर। पूछ लेना, और उसके बाद से नेक्स्ट वीक से हमारा अगला चैप्टर चालू हो जाएगा, विच इज अल्कोहल। हम्म। गुड, यस सर। गुड टू गो, कोई दिक्कत? हाँ। नो सर। ठीक है, अब बैठो आराम से, रिवाइज करो और इस होमवर्क को कंप्लीट कर लेना। हम्म। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ओके क्लास सर। के अंदर। बाय। ओके। थैंक यू सर। ओके, यू वेलकम। जय श्री राम हमारे। ओह।